चलो जल्दी 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 पढ़ो। नहीं जूम पे तो हो ही जाती है रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं आती। वो डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो पैसा है नहीं ना, वो तो कागज वेस्ट हुए ना बेटा। हाँ तो वो एक अपने आप में कॉस्ट, एक अपने आप में एक्सपेंसिव मूव तो था ही ना वो जलाने से ज्यादा एक्सपेंसिव मूव क्या था, इतनी करेंसी छापना। क्या बात समझ में, इतनी करेंसी इतने कम स्पैन ऑफ टाइम पे उसको मेंटेन करना, छापना, वापस से पूरे देश में सर्कुलेट करना, वो अपने आप में इतना कॉस्टली मूव था जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है। और अगर आप प्रॉपर इकोनॉमिस्ट की मानेंगे तो वो एक फेलियर मूव था पूरा पूरा गवर्नमेंट का। उससे जब गवर्नमेंट आई पहले, जब जब ये नोटबंदी लेके आई, तब गवर्नमेंट ने पहली चीज क्या बोली थी, क्यों लेके आई है, ठीक है, सबसे पहले ब्लैक मनी निकालने के लिए उन्होंने बोला कि इसके बाद से क्या होगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। फिर देखा कि ब्लैक मनी वाला काम नहीं चल रहा है, तो फिर सेकंड गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो फर्जी नोट है ना, जो मान के चलो डुप्लीकेट करेंसी है, उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया। फिर वो भी उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, तो तीसरा फिर क्या किया गया कि ये टेररिस्ट को फंडिंग मिलती थी इन नोटों से, ठीक है, टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए हमने ये किया। फिर चौथा, जब तीनों नहीं चले तो आखिरी में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पता है क्यों किया, ताकि तुम लोग ऑनलाइन पेमेंट सीख जाओ। डिजिटल पेमेंट, डिजिटल उसको सपोर्ट करने के लिए किया। क्या बैंक में रहता ही नहीं करप्शन वाला पैसा, पहली चीज तो कैश में ही रहता। असल में होता क्या, देखो क्यों ब्लैक मनी में काम नहीं हुआ, लूप होल्स थे ना, लोगों को पैसा डिपॉजिट करना तो दिया ही था आपने, तो लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपना पैसा वापस किया, उल्टा और क्या हो गया, ब्लैक का व्हाइट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है। जितनी करेंसी पहले थी उतनी करेंसी वापस आ गई, मतलब जितनी करेंसी पहले थी अगर उससे ज्यादा वापस आती, या कुछ ऐसा होता कि अकाउंटेबिलिटी मनी बढ़ती या उतनी मनी वापस नहीं आती, तो लगता है कि हाँ भैया ब्लैक मनी पकड़ी गई। क्या बात समझ में आ रही। जितनी करेंसी पहले थी उतनी करेंसी बाद में रही, तो कहां से ब्लैक मनी वापस आई। क्या बात समझ में आ रही है ना। लोगों ने आरटीआई लगा के गवर्नमेंट से पूछा था कि भैया आपने नोटबंदी की, उसके बाद कितनी करेंसी वापस आई, तो सरकार ने जो जो आंसर दिए वो यही दिए कि जितनी पहले थी उतनी वापस आई। 19-20 का फर्क है। अब 19-20 का फर्क है तो अपन करेंगे नहीं ये काम। और ऐसा कोई बहुत मेजर चेंज आया नहीं, जितनी करेंसी गई उतनी करेंसी आ गई। फर्जी नोट इसके भी आने लगे, क्या बात समझ में, डुप्लीकेट करेंसी इसके भी आने लगी, टेरर फंडिंग फिर भी हो रही है। क्या बात समझ में आ रही। तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा फायदे, ये मेरा अपना ओपिनियन है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को मैंने पढ़ा अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे, सबका ये कहना था कि कोई बहुत ज्यादा फायदे हमको डीमोनेटाइजेशन के नहीं दिखे, क्योंकि वो प्रॉपरली प्लान्ड नहीं था। मूव अच्छा था पर प्रॉपरली प्लान्ड नहीं था। हाँ मेन ये था कि एक्चुअली में क्या होता है ना, वो ब्लैक मनी को बैंक में डिपॉजिट करना सबसे मुश्किल काम था उस समय। लोगों ने क्या किया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे पास 1 करोड़ रुपए कैश, एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, उनने पकड़ी लेबर, लेबर पकड़ी जो उनका काम करती, फैक्ट्री है मेरी, 100 लेबर काम करती है, 100 लेबरों को पकड़ा, बिल्कुल लाइन में लगाया, सबके 2-2 हजार रोज, सबका काम ही यही है, सुबह आ जाना बैंक में लाइन में खड़े रहना, 2,000 रुपए डिपॉजिट करना, 2,000-4,000 जो एक दिन की लिमिट थी, ठीक है, सबको 100 लोग को लगवा दिया, लगे लाइन में डिपॉजिट हो गए। फिर अगली बार अगले दिन फिर रोज लेबरों को यही काम था कि लोगों के पैसे ले जाके लाइन में जाके डिपॉजिट करवाने का। क्या बात समझ में आ रही है। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ, अरे इंसानी दिमाग है यार, वो भी हिंदुस्तानी। क्या बात समझ में आ रही, जुगाड़ पहले ढूंढ लेता है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ आएगी नहीं, फटाफट बोलो। उसका क्या इश्यूअर ऑफ करेंसी है, वो डेवलपमेंट रोल है। अबे कार्तिक, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है स्क्रीन सॉरी, आजा। हाँ, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसका मतलब जैसे यूपीआई हो गया, ये सारी चीजें। क्या बात समझ में आ रही है। इंट्रोड्यूसेस एंड अपग्रेड सेफ एंड एफिशिएंट मोड्स ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पब्लिक एट
लार्ज। अगर आपको अपना यूपीआई चलाना, जैसे फॉर एग्जांपल फोन पे है, जैसे कि मान लो पेटीएम, ये कंपनियां है ना, प्राइवेट कंपनियां, मतलब इंडिविजुअल्स की कंपनियां, तो उनको भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती कि आपको केवाईसी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो, बिना केवाईसी किए नहीं कर सकते। तो वो कंपनी की गाइड, आरबीआई की गाइडलाइंस उनको भी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का बिजनेस इंडिया में कर सकते हो। तो वो कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। ऑब्जेक्टिव, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब यूपीआई बाहर भी चलता है इंडिया से, तो उन लोग जो पेमेंट करना है, जैसे कुछ भी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से, वो पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, हाँ बेटा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, फॉरेन पेमेंट करेंगे जो भी करेंगे, वो डिपॉजिट तो करेंसी का एक्सचेंज तो होगा ही ना, होगा। क्या बात है? तुम यूएस में बैठी, तुम्हारे पास है क्या? डॉलर से, तुम्हारे पास रुपीस थोड़ी ना है। क्या बात समझ में आ रही है? चाहे बैंक से भी, जब तुम बैंक से पेमेंट करोगी तो अल्टीमेटली तुम्हारा बैंक, अभी होता क्या है नालायक, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मनी थोड़ी होती है। अगर मान के चल मैं अभिषेक हूं, मैं हूं ही मान के क्या चल, मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तेरा पीएनबी में अकाउंट है, मैंने देखो पेमेंट करी ऑनलाइन 5,000 रुपए। अब जो ऑनलाइन पेमेंट 5,000 करी, तो एसबीआई पीएनबी को देगा ना 5,000 रुपए कैश भी। किसी को ऑनलाइन खुश हो गए, कैश भी देगा ना, हो क्या, ये होता है पता नहीं क्या क्या। अब उसी प्रकार से अगर यूएस का कोई बंदा मुझे ऑनलाइन पेमेंट करता है अभिषेक को, तो यूएस का जहां बैंक अकाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल यूएस का बैंक अकाउंट कहां था, कुछ भी उसका यूएस का कोई बैंक होगा, और मेरा इंडिया का एसबीआई था, तो ये यूएस का बैंक एसबीआई को पेमेंट करेगा ना। इसके पास कौन से डॉलर है? यूएस डॉलर है, और इसके पास क्या है? रुपीज है। बात समझ में आ रही है? तो इसके पास आएंगे, फिर वो अलग से ट्रीटमेंट होता है कि आपके पास इतने यूएस डॉलर आए हैं, आपको उसको क्या कराना है? एक्सचेंज कराना है रुपीज में। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? रिलेटेड फंक्शंस, बैंक टू गवर्नमेंट परफॉर्म्स मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस। बैंक, आरबीआई क्या करता है? बैंकों के लिए बैंक की तरह काम करता है सारे। हमारे लिए जो काम हमारे बैंक, सुन रहे हो क्या? हमारे लिए जो काम हमारे बैंक करते हैं, आरबीआई के लिए, गवर्नमेंट के लिए वो सारे काम कौन करता है? आरबीआई। बैंकर टू बैंक है, मेंटेन्स बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक, सारे बैंकों का वो बैंक अकाउंट मेंटेन करता है। हैज 27 रीजनल ऑफिसेस, मोस्ट ऑफ देम इन स्टेट कैपिटल्स एंड 4 सब ऑफिसेस। डिपॉजिट, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एफिलिएट सर्विस आर फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ द आरबीआई। ये 4 आरबीआई की सब्सिडरीज के नाम है, इनको ध्यान से पढ़ लो, हो सकता है एग्जाम में नाम से पूछ लिए जाए। क्या है? DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट, आरबीआईटी प्राइवेट लिमिटेड। और दूसरा क्या है? इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। ये सब क्या है? 4 सब्सिडरी है बैंक के। हैज 6 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट, 3 नेमली आरबीआई एकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। अ बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज आर पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक। यहां पे तुम्हारा ये भी खत्म होता है, आरबीआई। ये नाम हम एक बार देख लेना, ठीक है क्या? उसके बाद नेक्स्ट पढ़े आईबीबीआई। हाँ ना, बोलो यार। एक बार मैं चाहता हूं उसके पहले आरबीआई को पूरा नजर मार लो ध्यान से, जो मार्क करना है, जो हाईलाइट करना है वो कर लो, फिर आईबीबीआई। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, खा लेना थोड़ी देर से। 6 वाला है 6 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट, 3 नेमली आरबीआई एकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ये इनने अपने ट्रेनिंग्स खोले होंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स। आरबीआई सिर्फ ये काम नहीं और भी काम कर सकता है, क्या बात समझ में आ रही? तो उसने ये और ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं, आरबीआई एकेडमी और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज, ये 3 है ना बेटा, आरबीआई एकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज आर पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ वो मर्ज कर दे, वो पॉइंट नहीं है एक्चुअली, वहां से बिंदु हटाना पड़ेगा बस। हाँ, नींद खुल गई मेरी।
पूरा बैंक फ्री कर रहे तो बैंक भी डायरेक्ट काट नहीं नहीं, अब अभी तुम टैक्सेशन पढ़ोगे, अलग अलग प्रकार के टैक्सेशन होते हैं ना, डिपेंड करता है कमाया किसने। अगर मैंने, इंडिया के आदमी ने बेचा दूसरे देश को, तो कमाई किसकी है? मेरी। मैं कौन पे टैक्स कौन पे करेगा? मैं। मेरी इनकम पे टैक्स लगेगा, मुझे फॉरेन करेंसी आ जाएगी और फिर मैं टैक्स पे करूंगा। और अगर मान के चलो मैंने माल खरीदा, तो कमाई किसकी है? सामने वाले की, तो वो टैक्स पे करेगा। बहुत सारी चीजें होती है, अभी तुम फॉरेन टैक्सेशन पढ़ोगे पूरा सीएस प्रोफेशनल में। फिर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मान के चलो हर देश के अपने टैक्स के कानून है। हमारे देश का टैक्स का कानून क्या बोलता है? जिसने कमाया वो टैक्स पे करेगा, मैंने कमाया मैं टैक्स पे करूंगा। हो सकता है उस देश का कानून कुछ और बोलता हो। कई बार ऐसा होता है कि एक ही आदमी का दोनों देशों में टैक्स आ जाए, इंडिया में भी टैक्स आ जाए और यूएस में भी टैक्स आ जाए, है ना। आदमी रोने लगा, बोला पागल हो क्या, धंधा करूं नहीं करूं, क्या करूं, है ना। इंडिया में भी टैक्स भरूं, यूएस में भी टैक्स भरूं, क्या करूं, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर ऐसे क्या किए, देशों ने आपस में एग्रीमेंट किए, DTAA बोलते हैं इसको, है ना, डेफर्ड टैक्स एग्रीमेंट। मल्टी अलग अलग देशों ने आपस में करके रखे हैं कि अगर मान के चलो हमारे देश में टैक्स लग चुका है तो वो वाले देश में माफ होगा, अगर वो वाले देश में टैक्स लग चुका है तो हमारे देश में माफ होगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग पूरा DTA का कैलकुलेशन, DTAA का कैलकुलेशन पढ़ोगे तुम सीएस एग्जीक्यूटिव में कि कैसे टैक्स का कैलकुलेशन होता है जब वहां का बंदे में भी टैक्स लग चुका है, यहाँ पे भी टैक्स लग चुका है। तो फिर सरकार क्या बोलती है, एक काम करो, यहाँ के हिसाब से टैक्स कितना आ रहा है, 30 लाख फॉर एग्जाम्पल, वहां तुम कितना टैक्स देके आ चुके हो, 20 लाख, एक काम करो हमको सिर्फ 10 लाख दे दो, पूरा 30 लाख नहीं लेना तुमसे। ठीक है, जो टैक्स तुम वहां पे देके आ चुके हो उसकी अब क्या देते थे, तुमको छूट दे देते हैं और तुम 30 लाख की जगह से कितना टैक्स भरो, 10 लाख रुपए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिससे गवर्नमेंट टैक्सेशन करती है। इंटरनेशनल टैक्सेशन अपने आप में पूरी दुनिया है ना, जहां इंटरनेशनल बिजनेस के टैक्सेशन कैसे होता है। अभी पहले हम इंडियन का टैक्सेशन पढ़ेंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन तुम लोग के मुद्दा नहीं है, सीए वालों में ज्यादा होता है। सीए फाइनल में पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ाया जाता है प्रॉपर 30-40 नंबर का सीए फाइनल में। ठीक है, चलो यहां तक हुआ। हाँ, एमएनसीज भी डिपेंडेंट, वो भी बहुत सारी चीजें होती है कि जो यहाँ पे रिलेटेड है, जो यहाँ से कमा रही है वो यहाँ पे टैक्स भरेगी, जहां पे जिसकी ब्रांच, जो सी ब्रांच जहां से कमा रही है, इंडिया में कोई ब्रांच है, इंडिया में कमा रही है तो इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। तुम कहीं की भी एमएनसी हो, क्या बात समझ आ रही है, टैक्स तो हम लेंगे क्योंकि हमारे देश में कमा रहे हो तुम लोग को भी सीएस एग्जीक्यूटिव में पूरा पूरा पढ़ोगे। उतना इन डेप्थ नहीं रहता लेकिन रहता है। चलो यहां तक हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बोल दो। इसके बाद पढ़ेंगे अपन क्या, IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। चले शुरू करें क्या? अरे हाँ ना बोलो यार, आ जाओ। IBBI इंसॉल, अब तुम्हारे में ना बहुत एक तो बड़ी दिक्कत रहती है, उनको CSW एक एक बस ये बता दिया IBBI क्या होता है, उसके ना अगला बताया ना पिछला। एक्चुअली में एक होता है IBC, क्या होता है IBC, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, पढ़ा है क्या कुछ? ये अपने आप में एक्ट नहीं है, ये कोड है। मतलब एक चीज होती है एक्ट, एक चीज होती है कोड। ये कोड है, काइंड ऑफ एक्ट ही तुम अभी के लिए समझ सकते हो। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, ये कब आया पता है? जब विजय माल्या भागा। तो विजय माल्या जब भागा ना, तब हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं था कि उसकी कंपनी को जब्त करने के लिए। तब उसको भागने से, विजय माल्या के भागने से जो हमको सीख मिली है ना, हम हमेशा फ्रॉड के बाद ही सीखे। स्कैम 1992 हुआ तो हमने 93 में क्या कर दिया, सेबी को ताकत दे दी। तो समझ में आ रही है, जैसे ही विजय माल्या भागा तो हम IBC ले आए, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, है ना। जैसे कोई अगली बार कोई भागे, कोई फ्रॉड हो तो डर जाना, तुम्हारा कोर्स बढ़ने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? यही होगा और कुछ नहीं होगा। ये देखिए, एक आध एक्ट जुड़ जाएगा, एक आध केस जुड़ जाएगा, यही होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, तो भगवान से मनाओ कोई फ्रॉड ना हो। दुनिया का पैसों का तो नुकसान होता ही होता है, हमारी पढ़ाई अलग बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड IBC। पहले क्या होता था, IBC के पहले क्या होता था कि अगर मान के चलो कोई एक बंदा है जो इंसॉल्वेंट है, एक कंपनी है, वो कंपनी इंसॉल्वेंट कैसे होती है पता है क्या? दिवालिया कैसे निकलता है किसी भी इंसान का? 2-3 तरीके होते हैं इसके। एक होता है कि मान के चलो मेरे पास खूब सारे लोग, मेरे को खूब सारा कर्जा है और मेरे पास पैसा नहीं देने के लिए। ठीक है, मैं जाऊंगा सीधे सीधे, मैं खुद जाऊंगा किसके पास, कोर्ट के पास, और कोर्ट के पास बोलूंगा सर मेरे को दिवालिया घोषित कर दो, मेरी पूरी संपत्ति ले लो, जितना है इन लोग को जितना बनता है बांट दो, है ना, मेरे सर ना पड़े, मेरे को माफ करो, मुझे दिवालिया घोषित कर दो। फिर कोर्ट पकड़ेगा तुमको, पूरी तुम्हारी डिटेल तहकीकात होगी, तुम्हारे पास कितना पैसा है, कहीं तुमने ऐसे, कई लोग ऐसा करते तो छुपा के रख लें,
तुम्हारी पूरी डिटेल तहकीकात होगी, पूरा अंदर अंदर से खोद खनाच के तुम्हारा पैसा निकाला जाएगा। निकला 5 करोड़ निकला, तुम्हारी देनदानी थी 15 करोड़, तुम्हारे 5 करोड़ रुपए सरकार ले लेगी, तुमको फ्री कर देगी। 5 करोड़ में जिसके 15 करोड़ बनते थे थोड़े 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 प्रोपोर्शनेटली बांट देगी। अगर तुमने 12वीं कक्षा में अकाउंट पढ़ा था, अकाउंट्स, उसमें डिसोल्यूशन पढ़ा था या कुछ ऐसा पढ़ा था, तो उसमें बार बार आता था डिसोल्यूशन या पूरे पार्टनरशिप में आता था, एक्स बिकेम इंसॉल्वेंट, 60 पैसा इन अ रुपी वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिम। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, याद आ रहा है? 60 पैसा इन अ रुपी वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिम, मतलब सरकार ने ये बोल दिया जिस जिसको 1 रुपया भी लेना था उसको कितना मिलेगा, 60 पैसा। 1 लाख मिलना था 60,000, 10 लाख मिलना था 6 लाख। क्यों? क्योंकि देखा सरकार ने इसके पास पैसे कितने, 10 लाख, देनदारी कितनी है 60 लाख, 60% है। एक काम करो, सीधे सीधे क्या करो, 60% इन रुपी घोषित कर दो। अब जितना जितना सबका जितना बनता है उसका 60% उसको प्रोपोर्शनेटली मिलता चला जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये प्री आईबीसी, प्री आईबीसी क्या होता था, कोई भी कंपनी क्या हो जाती थी, दिवालिया घोषित हो जाती थी। दिवालिया कोई भी कंपनी अगर मान के चलो था तो वो लिक्विडेशन में चली जाती थी सीधे। अब क्या हुआ, अब कोई कंपनी की बुरी हालत है, लिक्विडेशन में जब कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी का दिवालिया निकलता है, तो सिर्फ कंपनी नहीं डूबती, आजू बाजू बहुत सारी Recording in progress. सबसे पहले तो एम्प्लॉइज, किंगफिशर डूबा, किंगफिशर एयरलाइंस, सारे एम्प्लॉइज की नौकरी गई। उसके बाद क्या हुआ, मान के चलो जितनी लोग की लेनदारी थी, तुम्हारा पैसा डूबा। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले जो कानून था हमारा वो ना बैंकरप्सी होने के बाद बंद होने के प्रोसेस को, लिक्विडेशन होने के प्रोसेस को बताता था, पैसे रिकवरी के प्रोसेस को बताता था। अब आईबीसी, उसको हटा के आईबीसी बनाया गया। अब आईबीसी कंपनी को जिंदा करने का प्रोसेस बताता है। मतलब फॉर एग्जांपल, कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है, तुम सबको पैसा चाहिए, तुम सब हल्ला मचाओगे, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। हम जाएंगे बोलेंगे हम भैया इंसॉल्वेंट घोषित होना चाहते हैं, तो सरकार बोलेगी रुको, ऐसे इंसॉल्वेंट नहीं होते, निकलो तुम कंपनी से बाहर। मैं दिवालिया, मुझे कंपनी से बाहर निकालेगी, सारे डायरेक्टर्स को कंपनी से बाहर निकालेगी और नए डायरेक्टर्स खुद सरकार बिठाएगी, नए लोगों को वहां पे एम्प्लॉय करेगी और 30 दिन का समय देगी। किस चीज के लिए? कि अब एक काम करो, कंपनी को नुकसान से उबारने की कोशिश करो कि ये कंपनी लिक्विडेट ना हो, ये कंपनी बंद होने की जगह कंपनी को क्या चलाया जा सकता है, इसके लिए मुझे 6 महीने का समय दिया जाए। 6 महीने में अगर तुम कंपनी को उबार पाए तो वेरी गुड, नहीं उबार पाए तो वापस से वही क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। यहां पे मतलब कुल मिला के इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ने क्या किया, जब विजय माल्या भागा तो उनकी कंपनीज को वापस से उठाने की कोशिश की गई। ठीक है कि कैसे इसको वापस उठाया जा सकता है ताकि इंप्लॉइज का नुकसान ना हो और अल्टीमेटली क्या हो, कंपनियां बच पाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उसके लिए जो अथॉरिटी है, जो बोर्ड है, वो कौन है? आईबीबीआई। कौन है? आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, अब उसके अंदर बहुत सारी अथॉरिटीज है, एनसीएलटी, एनसीएलटी से भी तुम पढ़ोगे सारी चीजें। ठीक है, वैसे ही आईबीसी एक कोड है, एक लॉ है, उसके अंदर जो अथॉरिटी है वो कौन है? आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें सीएस का क्या रोल आता है मैं तुमको ये बताता हूं। क्या होता है, तुम सारे लेनदार हो, मान के चलो तुम सब कौन हो? लेनदार। लेनदार मतलब तुम सबको पैसा लेना मुझसे, मैंने बोला कि मुझे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में जाना है, मुझे माफ करो, सारे डायरेक्टर्स को हटाया जाएगा, तुम सब मिलके एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चुनोगे। कौन चुनोगे? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो उस कंपनी को चलाने की कोशिश करेगा। वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन हो सकता है? वो कोई सीए भी हो सकता है, वो कोई सीएस भी हो सकता है और वो कोई सीएमए भी हो सकता है। मतलब हम सब अगर कल को सीएस बनेंगे और हमने सफिशिएंट टैलेंट अपने अंदर ले आया, सफिशिएंट डिग्री, सफिशिएंट सालों की हमारे पास अगर एक्सपीरियंस आ गया, तो हम क्या बन सकते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। हम वो इंसान बनेंगे जो कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। सारे डेटर्स को हटा के हमको बिठाया जाएगा कि एक काम करो, चलो चला के दिखाओ। क्या बात समझ रही है? अगर दम है तो चला लिए पूरा, हम फिर एक पूरा प्लान सबमिट करेंगे, वो प्लान तुम सबको दिखाएंगे, सारे क्रिएटर्स को, देखो ऐसा ऐसा हमने प्लान बनाया, इस प्लान से हम कंपनी को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सारे माने तो बढ़िया, कंपनी को वापस चलाया जाएगा, नहीं माने तो कोई बात नहीं, डूब तो वैसे ही रही थी, बेच बाज के खा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सबको अब इन सबको गवर्न कौन करेगा? आईबीबीआई। कौन गवर्न करेगा? आईबीबीआई। बोले तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? फटाफट बोलो। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बेनिफिशियल हुआ।
अभी तो बताऊंगा मैं धीरे धीरे एक एक आध कहानी बता दूंगा। द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया was established on 1 अक्टूबर 2016 under the insolvency bankruptcy code. It is a key pillar of ecosystem responsible for implementation of the code. ठीक है, आईबीसी कोड मतलब कि ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को इंप्लीमेंट करने वाला की पिलर कौन है? आईबीबीआई, दैट कंसोलिडेट्स and amends the laws relating to reorganization and insolvency resolution corporate persons, partnership firms, individuals in a time bound manner for maximization of the value of assets such persons to promote entrepreneurship, availability of credit and balance institute. ठीक है, मैं परेशान हूं, मैं मुद्दा समझा चुका हूं मैं। हाँ या नहीं आया कि नहीं आया? It is a unique regulator, regulates profession as well as process. ये प्रोफेशन को भी रेगुलेट करता है और प्रोसेस को भी। It has regulatory oversight over the insolvency professionals. मैंने बताया जो इंसॉल्वेंसी करने जाएंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को कौन चलाएगा? आईबीबीआई। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज क्या बताता हूं, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। अब ये सारे इतने बड़े बड़े शब्द लिख देते, कहां तक बताते बैठो। देखो आईबीबीआई है, वो कौन अपॉइंट, अच्छा ये आईबीसी का काम करने कौन आएगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। बोलो हाँ या नहीं? ये कौन हो सकता है? सीए, सीएस, सीएमए, पक्का ये क्वालिफिकेशन है। कौन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, ये कौन बताएगा? सीए के केस में आईसीएआई, सीएस के केस में आईसीएसआई और सीएमए के केस में आईसीएमएआई। ये तीन बॉडीज कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। कौन है ये? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स देती है। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? अरे बोल बच्चे, आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमआई, सीएससी में बनाती है, तो ये क्या हुई? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। कौन हुई? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, जो क्या बनाती है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट बोलो। चलो, तुम जानते हो विजय माल्या का एक बहुत बड़ा फ्रॉड क्या था? उसने बहुत सारे बैंकों से लोन ले रखा था। बहुत सारे बैंकों से क्या ले रखा था? लोन। सवाल ये खड़ा हुआ कि बहुत सारे बैंकों ने लोन दिया क्यों? मेरा एसबीआई में 1000 करोड़ का लोन है, अब मैं वो चुका नहीं रहा हूं, और मैंने दूसरा लोन ले लिया किससे? पीएनबी से 2000 करोड़ का, फिर पीएनबी का लोन मैं नहीं चुका रहा हूं, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया 1500 करोड़ का। ऐसी खेल खेल रहा हूं मैं। तो ये क्यों हो पा रहा है कि अलग अलग जगह से लोन ले रहा है इंसान? क्योंकि पीएनबी को क्या पता कि इसके ऊपर एसबीआई का भी लोन है, एसबीआई को क्या पता कि इसके ऊपर यूबीआई का भी लोन। अगर बता दे बुक्स में सही सही दिखाए तो ठीक है, पर कई बार फ्रॉड के कारण नहीं भी दिखता है। इसलिए एक चीज बनाई गई, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। क्या बनाई गई? समझ रहे हो क्या बनाई गई? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जहां पे एक इंसान का सारे बैंकों का ट्रैक रिकॉर्ड होगा। अब अगर मान के चलो मैं कोई लोन लिखता हूं तो वो बैंक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में डाल देगा, मेरा एक नंबर होगा, कोड नंबर, जो कि मेरा पैन एन से लिंक होगा, जो कि मैं किसी और बैंक में लोन जाऊंगा तो वो बैंक क्या करेगा? मेरा पैन डालेगा और दिख जाएगा, उसको दिख जाएगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से कि ओवरऑल मुझ पे कितने कितने कौन कौन से लोन है, मेरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उसको बोला गया इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। डेटा बैंक जो होता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये सबको मैनेज करने वाला कौन है? अबे कौन है? आईबीबीआई। It writes and enforces rules of process, namely corporate insolvency resolution, corporation liquidation का process बताता है ये, individual insolvency resolution and individual bankruptcy under code. It has been asked to promote the development and regulate the working of practices of insolvency professionals. Insolvency professionals बनने के लिए लोगों को motivate किया जाए। Insolvency professional agencies, information utilities and other institutions in furtherance of purposes of code. It has also been designed as the authority under companies rules for regulation and development of profession of valuers in the country. Registered valuers वगैरह भी निकल के आए जो वैल्यूएशन सही करके देंगे। कुल मिला के तुम मोटा मोटी ये समझो, क्या तुमको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड समझ में आया? हाँ बोलो ना यार। बैंकों का सब कुछ कौन देखता है? आरबीआई। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का सब कुछ कौन देखेगा? आईबीबीआई। अब ये वर्ड बस थोड़े बहुत तुमको पता होना चाहिए जो मैंने बता दिए। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या होती है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या होती है, ठीक है। ऊपर ऊपर से ही पता होगा तो चल जाएगा। नहीं आया कि आया, फटाफट बोल दो। अरे बोल यार, एक बार नजर मार लो पूरा आईबीबीआई में, फिर अपन एनसीएलटी और एनसीएलटी करेंगे।
हैं? थक गए क्या? कितने चालू हुई थी क्लास? चलो चलो कोई नहीं। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, बस बस। हाँ हाँ हाँ। क्या होता है कि सिविल स्कोर ना आम आदमी का ज्यादा फर्क पड़ता है। भैया पहले इतनी बड़ी हस्ती है ना कि उसने कब लोन चुका रहा है, इंस्टॉलमेंट दे रहा है, ऑलरेडी कितना डेट है, कितनी डेट कैपेसिटी है, वो क्लियर पिक्चर उसकी पता नहीं चल पाई। जब तक पता चली तब तक देर हो चुकी है। पहली चीज तो। और दूसरी चीज क्या होता है ना, नाम ही काफी हो जाता है कई बार। सिविल स्कोर का हमारा और तुम्हारा फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग हमको जानते नहीं है। बस ना उनके सिविल स्कोर थोड़े डिफरेंट तरीके से। चलो ठीक है क्या? आईबी आईबीसी एक लॉ है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक लॉ है। उसको पूरी गवर्न करने वाली अथॉरिटी कौन है? आईबीपीआई। कि यहाँ पे आईबीआई एक थे, तुम कंपनी लॉ पढ़ोगे तो उसको एनसीएलटी ये करेगा। कुछ हुआ तो एनसीएलटी के पास जाओ, कुछ हुआ तो एनसीएलटी के पास जाओ, एनसीएलटी बताया कैसे करना है। वैसे यहाँ पे आईबीपीआई बताएगा। यहाँ पूरा ही काम कौन करेगा? आईबीपीआई। जैसे हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ते तो बात क्या पढ़ते हैं? आरबीआई बताएगा, आरबीआई बताएगा, आरबीआई करेगा, आरबीआई ने रूल्स बनाए। जब हम वो पढ़ते हैं, सिक्योरिटी लॉ पढ़ते हैं, सेबी बताएगा, सभी करेगा, सभी ये सभी वो, वहां सभी 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 वहां आगे आगे वैसे यहाँ पे क्या? आईबीबीआई वो पूरे काम करेगा। वही अथॉरिटी है, वही गवर्निंग बॉडी है, वही बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आई क्या बात समझ में? चलो एक काम कर रहे हैं, आज इतना ही कर रहे हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलेगा क्या? बोलो बेटा। आज की सब समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। Recording stopped.